Good morning class. Today's topic is profit, divisible profit and dividend. मीन्स इन सारे का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैसे एनालिसिस किया जाता है कि प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपके डिविडेंड है उसका अमाउंट क्या होगा, और डिविजिबल प्रॉफिट की कंडीशन किस तरह से हम एनालिसिस करेंगे। मीन्स जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है और जो डिविडेंड अमाउंट है दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी प्रॉफिट जो आपका डिविजिबल कंडीशन में है उस तक आने के लिए हमको उनमें से कई चीज़ों को क्या करना पड़ता है, डिडक्ट करना पड़ता है। उसके बाद जो हमको पर्टिकुलर अमाउंट मिलता है उसे ही फिर हम क्या करते हैं, ऐसा डिविडेंड पे करते हैं। तो हम लाइन से इसमें समझेंगे कि पर्टिकुलर इनके क्या क्या रोल हैं और किस तरह से इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो इसमें हम समझेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। मीन्स व्हाट इज़ प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, कैसे हम इसका एनालिसिस करते हैं। नॉर्मल अगर वर्ड्स में कहें तो जो भी हमारा अमाउंट होता है जो हम अर्न करते हैं किसके थ्रू, किसी भी तरह के बिज़नेस के थ्रू। मीन्स हमने किसी भी तरह का बिज़नेस किया और उससे हमको क्या हुआ, इनकम हुआ। उस इनकम में से जितने भी आपने अपने बिज़नेस को चलाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए जो भी खर्चे किए, जितने भी एक्सपेंस हुए, वो सारे एक्सपेंस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये दोनों का जो डिफरेंस करने के बाद पर्टिकुलर आपको जो अमाउंट मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। जनरली जो ये प्रॉफिट का अमाउंट होता है उसका जो डिवाइड करना होता है वो क्या होता है, एक सोल ट्रेड में और अगर एक क्या कहते हैं पार्टनरशिप फर्म है तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सोल ट्रेडर की कंडीशन में तो जितना भी प्रॉफिट होगा पर्टिकुलर एक जो ओनर है उसी को मिलना है। प्लस जो आपका पार्टनरशिप फर्म होता है उस कंडीशन में भी क्या होता है, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड होती हैं। उस कंडीशन में जो प्रॉफिट रहता है, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनको आपस में जो पहले से उन्होंने रेशियो डिसाइड किया है उस रेशियो में वो आपस में क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। इस तरह से जो आपका पार्टनरशिप फर्म है और सोल ट्रेड है इसमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन थर्ड कंडीशन होती है कंपनी। कंपनी में कंडीशन क्या होती है, सिर्फ शेयर होल्डर्स ही नहीं होते, क्योंकि डिविडेंड आप किसको पे करेंगे, मीन्स प्रॉफिट में हिस्सा आप किसको देंगे, सिर्फ शेयर होल्डर को। लेकिन शेयर होल्डर के अलावा दूसरे लोग भी क्या रहते हैं, इसमें से अपना हिस्सा पाने के लिए खड़े रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिबेंचर होल्डर हैं उनको इंटरेस्ट चाहिए, जो लेनदार हैं और जो दूसरे और वर्कर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी इसमें क्या रहता है, इंटरेस्ट रहता है। तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि प्रॉफिट का डिविज़न जो आप डिवाइड करेंगे वो मेथड क्या होगा जिससे कि सही प्रॉफिट आपके हाथ में आए और उस सही प्रॉफिट को ही आप डिवाइड करें जिससे कि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो और जिसको जितना अमाउंट मिलना चाहिए सही तरीके से मिल सके। तो इसके लिए ज़रूरी है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, प्रॉपर डिटर्मिनेट करते हैं कि पर्टिकुलर जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट है वो क्या होगा। मीन्स जब ईयर एंडिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी साल भर हमने बिज़नेस किया उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करते हैं कि कितना हमने खर्चा किया और कितना हमको उससे क्या हुआ, इनकम रिसीव हुआ। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है उसको एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये प्रॉफिट ज़रूरी नहीं कि हर साल प्रॉफिट हो, किसी साल प्रॉफिट होगा, किसी साल क्या हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब इसमें भी कंडीशन है, इफ़ेक्ट ऑफ रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट का रॉन्ग डिटर्मिनेशन करते हैं तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। पहला कंडीशन, जब आप क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, मीन्स जितना प्रॉफिट हुआ नहीं है उससे ज़्यादा अमाउंट आप उसमें क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिविडेंड का अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है और उस कंडीशन में क्या होता है, जो कैपिटल
का अमाउंट है उसमें से भी आपको निकाल के क्या करना पड़ता है, एज अ डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप कैपिटल में से किसी तरह का भी डिविडेंड का पेमेंट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 100 ये क्या होता है, इलीगल वर्क होता है और इसके लिए प्रॉपर अलग अलग तरह की सज़ा भी होती है। ठीक वैसे ही कंडीशन जब हम क्या करते हैं, अपनी कुल जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा दिखाते हैं तो जो हमारा एसेट्स है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इससे नुकसान किसको होता है, जो डिबेंचर होल्डर हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका बाद में जब हम पेमेंट करने की सोचते हैं तब उसमें क्या होती है, दिक्कत होती है और इसके कारण क्या होता है, एक लॉन्ग टाइम में हमको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। प्लस इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो कंपनी की सारी कैपिटल है वो ख़त्म होने लगती है, वो दिवालिया की कंडीशन में पहुंच जाती है, लोगों को पेमेंट ज़्यादा होने लगता है, मैनेजमेंट को और दूसरे लोगों को क्या होगा, पेमेंट ज़्यादा होगा, जिससे उस समय उनके लिए तो सारी कंडीशन अच्छी रहेगी और वो आपसे जुड़े भी रहेंगे। लेकिन जो आपका बैलेंस शीट है वो सही कंडीशन प्रेजेंट नहीं करेगा, धीरे धीरे आपकी कंपनी क्या होती जाएगी, डूबते जाएगी और धीरे से वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा पेमेंट दिखाना भी किसमें, प्रॉफिट में, गलत हमारे लिए हो सकता है। अब सेकंड कंडीशन, जब हम क्या करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उससे कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका डिविडेंड का अमाउंट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शेयर होल्डर उससे परेशान होते हैं और शेयर का रेट जो है वो मार्केट में गिरने लगता है और इस जैसे ही शेयर का रेट गिरने लगता है कंपनी की जो गुडविल है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। प्लस जो मैनेजमेंट है और दूसरे ओनर हैं, डायरेक्टर हैं, इनका जो सैलरी है वो क्या होने लगता है, कम होता है। फिर इसके कारण क्या होता है, जब कम प्रॉफिट होता है तो हम किसका यूज़ करना शुरू कर देते हैं, सीक्रेट रिज़र्व का यूज़ करना शुरू कर देते हैं और कई बार उसका गलत यूज़ भी होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे हमारा जो कैपिटल का कंडीशन है वो डाउन होने लगता है और बैलेंस शीट में जो कंडीशन है वो एक्चुअल कंडीशन हमारी नहीं रहती है। तो इन सब के कारण जब भी हम प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करें तो हमको ध्यान रखना है कि उससे हमको इस तरह से कंडीशन को अप्लाई करना है जिससे हमको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। नेक्स्ट है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे, प्रॉफिट के बारे में। अब हम समझेंगे डिविजिबल प्रॉफिट क्या है। डिविजिबल प्रॉफिट मीन्स जब हम प्रॉफिट का एनालिसिस कर लेते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है वो होता है आपका डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट की कंडीशन के एनालिसिस के बाद शुरू होता है और डिविडेंड से पहले क्या होता है, ख़त्म होता है। मींस इन दोनों के बीच की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। तो कई लोग इसे डिविडेंड ही मान के चलते हैं लेकिन एक्चुअल में ये डिविडेंड की कंडीशन में नहीं आता, क्योंकि इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन हमको ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी कंडीशन है उसको किस तरह से अप्लाई करें। अब इसकी अलग अलग कंडीशन अलग अलग उसमें डिपेंड करती है। पहला है जो मेन थ्योरी है किससे रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी सारी कंडीशन का एनालिसिस किया जाता है। मींस जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं बुक कीपिंग के उसको फॉलो करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करते हैं। और थर्ड क्या करते हैं, जो कंपनी एक्ट है उसकी कंडीशन को फॉलो करते हैं, या फिर जो कोर्ट के ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं या कोर्ट केस के अकॉर्डिंग जो डिसीजन आते हैं उसको हम ध्यान में रखकर इस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, जनरल प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन करते हैं प्रॉफिट का। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो इनकम होती है टोटल उसमें से जो एक्सपेंस है उसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना है कि कैपिटल जो रेवेन्यू है और जो आपका रेवेन्यू इनकम है दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है। कैपिटल इनकम आपको अलग रखना है, रेवेन्यू इनकम आपको अलग रखना है। कैपिटल को से कभी भी हमको डिविडेंड का पेमेंट नहीं करना है।
ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। वैसे ही जो भी एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस किस में इंक्लूड होगा, कैपिटल से रिलेटेड कंडीशन में, और जो रेवेन्यू एक्सपेंस है उसको हम किस में प्रेजेंट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन में प्रेजेंट करेंगे। तो कैपिटल से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो इनकम हो या आपका एक्सपेंस हो, इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होगा, और उसके बाद जो अमाउंट निकलेगा उसे ही हम किस में शामिल करेंगे, जो डिविजिबल प्रॉफिट की कंडीशन है उसमें शामिल करेंगे। नेक्स्ट जो आपका कंडीशन होता है वो क्या होता है कि जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग आपकी कंपनी के लिए कौन से रूल्स और रेगुलेशन है, किसके लिए, डिविजिबल प्रॉफिट की कंडीशन के लिए। तो इसके समझने के लिए देखना पड़ेगा कि आपके उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई की गई है और आप वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं कि नहीं, प्लस उसमें जो भी पॉइंट लिखे हैं वो सारे पॉइंट सही हैं कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कैपिटल की कंडीशन को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है, जो कि अगर उसमें लिखा भी हुआ है तो भी हम उसको क्या मानेंगे, गलत ही मानेंगे, कभी भी उसको सही नहीं मानेंगे। नेक्स्ट है जो कोर्ट केस वगैरह होता है या कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसका मतलब क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो प्रॉफिट की कंडीशन है उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट में से क्या क्या चीज़ें डिडक्ट की जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले जो डिडक्शन होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। फिर सेकंड जो डिडक्शन होता है वो होता है पिछले साल की जो लॉसेस होते हैं उनको आपको रिकवर करना है। थर्ड होता है किसी भी तरह का अगर उसमें क्या है, कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूड है तो उसको भी आप उसमें से क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, और अगर कैपिटल एक्सपेंस उससे रिलेटेड है तो उसको भी उससे अलग करोगे, जो रिज़र्व का अमाउंट है उसको भी उसमें से अलग करोगे, और भी अलग कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो सारी चीज़ें हटाने के बाद लास्ट में जो प्रॉफिट आपका बचेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे। इस डिविजिबल प्रॉफिट की कंडीशन में सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे डेप्रिसिएशन का, मींस किस तरह से डेप्रिसिएशन के अमाउंट की कंडीशन को अप्लाई किया जाता है और किस तरह से ये इसके लिए कंपलसरी है। मींस जब भी आप प्रॉफिट में से डिविडेंड के अमाउंट को लोगों के बारे में बताते हैं तो उससे पहले क्या ज़रूरी होता है कि उसमें से जो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको क्या कर दें, डिडक्ट कर दें। उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचता है उस अमाउंट को आप क्या करेंगे, एज अ डिविडेंड लोगों में बांटने के लिए तैयार रहेंगे। उससे पहले आप उस अमाउंट को जो डिविडेंड होल्डर हैं उनको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कई तरह के अलग अलग केसेस हैं जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग कंडीशन आई, लेकिन फिर भी जब भी अगर आपके पास, अगर आपकी कंपनी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड वर्क करती है तो आपको सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है आपका जो अमाउंट है किससे रिलेटेड, पास्ट ईयर्स लॉस। मान लो पिछले कुछ सालों में आपको कंटिन्यूएशन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है और आप इसको कवर अभी तक नहीं कर पाए। कुछ सालों के लॉस के बाद अभी के ईयर में आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, डिपेंड करेगा कि आपका लॉस का कंडीशन किस तरह का है, और अकॉर्डिंग टू अलग अलग केसेस हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो भी कंडीशन है लॉसेस की, उस लॉसेस की कंडीशन को फुलफ़िल करने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट से हम क्या करते हैं, जो डिविडेंड का अमाउंट है उसको पे करने का कंडीशन अप्लाई करते हैं। मीन्स सबसे पहले आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन जो है पहले का या अभी का वो सारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट करना है। फिर सेकंड कंडीशन में आपको क्या करना है, जितने भी पहले के लॉस हैं, ठीक है, अगर लॉसेस हुए हैं तो उनको क्या करना है, उसमें प्लस करना है, इंक्लूड करना है। मीन्स जितने भी लॉस आपके हुए हैं उन सारे लॉसेस को आपको कवर करने हैं, और एक्स्ट्रा अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या करना है, इंक्लूड करके आगे बढ़ना है, जिससे अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, जिसके अकॉर्डिंग आप जब ये सारी कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तब फिर आप क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो भी डिविडेंड का अमाउंट है उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका
किससे रिलेटेड? कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड कंडीशन। कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड कंडीशन में क्या होता है? कैपिटल से होने वाला प्रॉफिट जनरली नॉर्मल प्रॉफिट में इंक्लूड इसको नहीं करते, क्योंकि जो कैपिटल प्रॉफिट है वो कब होता है? जब हम किसी भी फिक्स्ड एसेट्स को सेल आउट करते हैं या किसी भी शेयर को ज़्यादा रेट पे निकालते हैं तो उसका जो प्रीमियम मिलता है, इस तरह की कंडीशन में हमको क्या होता है? कैपिटल प्रॉफिट होता है। मीन्स ये अभी हमेशा होने वाला प्रॉफिट नहीं होता, ये कभी कभी होने वाला प्रॉफिट होता है। तो ये किस में इंक्लूड होता है? प्रॉफिट से रिलेटेड कंडीशन में ही यूज़ होता है। इसको नॉर्मल जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट है या डिविडेंड के अमाउंट है उसमें इसको इंक्लूड नहीं करते। प्रॉफिट जो कैपिटल प्रॉफिट है उसको सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड जो लॉस है उसको फुलफिल करने में ही यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में इसको बिल्कुल भी यूज़ करने की अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट हमको परमिशन नहीं होती है। इससे रिलेटेड कई केस भी हैं, लेकिन फिर भी इस कंडीशन पे फोकस किया जाता है कि आपके प्रॉफिट में किसी भी तरह का कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस मीन्स कभी भी जो भी किसी भी तरह का आपका फिक्स्ड एसेट्स है उससे अगर आपको लॉस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं? ये जो लॉस होता है इसको हम किस में जोड़ देते हैं? जो हमारी गुडविल रहती है उसमें जोड़ देते हैं, जिससे कि क्या होता है? जो हमारा फिक्स्ड एसेट्स है उसका रेट बाज़ार में कंटिन्यूएशन में गिरने लगता है और जो उसका बुक वैल्यू है वो क्या दिखता है? ज़्यादा दिखता है। ऐसे में जो किसी भी तरह का लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल लॉस कहते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं? जब इस तरह का कोई भी लॉस होता है तो उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये कैपिटल की कंडीशन से रिलेटेड है और इसको कैपिटल प्रॉफिट से ही क्या करेंगे? डिडक्ट करेंगे। इसको हम डिविडेंड की कंडीशन में कहीं पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मीन्स अगर कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है तो उसको हम कहीं पे भी डिविडेंड के अमाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। जो भी अमाउंट है प्रॉफिट का आपका आता है उस अमाउंट में से सबसे ज़रूरी कंडीशन होती है कि आप क्या करें? जो रिज़र्व है आपका, जितने भी आपने रिज़र्व बना के रखे हैं, चाहे वो जनरल रिज़र्व हो या स्पेशल रिज़र्व हो, उसमें जो अमाउंट हर साल ट्रांसफ़र होता है पहले आपको क्या करना है? उतना % अमाउंट पर्टिकुलर उस तरह के रिज़र्व में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद जो लेफ़्ट अमाउंट होता है उसी को ही प्रॉफिट मान के हमको क्या करना है? डिविडेंड का अमाउंट डिसाइड करना है। तो इस तरह से जो भी कंडीशन है किसके बाद अप्लाई होती है? जो रिज़र्व है उसके बाद ही अप्लाई होती है। मीन्स आपको रिज़र्व का जो अमाउंट है उसमें से क्या करना पड़ता है? डिडक्ट करना पड़ता है और रिज़र्व का अमाउंट को डिडक्ट करने के बाद जो बैलेंस बचता है उसे ही आप क्या करते हैं? एज अ डिविडेंड पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है अन्य बातें या कह सकते हैं अदर थिंग्स। इसमें क्या होता है? जो आपको डिबेंचर से प्रॉफिट होता है उसको हम किस में डालेंगे? कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है? डिबेंचर से रिलेटेड है, ना कि उसको हम डिविडेंड के अमाउंट में क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। वैसे ही गुडविल से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉफिट या बेनिफिट को अगर हम रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसे भी हम क्या मान के चलते हैं? कैपिटल से रिलेटेड एप्रिसिएशन मान के चलते हैं। तो उसको भी इसमें शामिल कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है? डिविडेंड का अमाउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि ये किससे रिलेटेड है? कैपिटल से रिलेटेड कंडीशन है, ना कि डिविडेंड से रिलेटेड किसी तरह का इसका कोई कंडीशन है। क्योंकि डिविडेंड में हमको ना कैपिटल प्रॉफिट इंक्लूड करना है, ना प्रॉफिट से रिलेटेड लॉस को इंक्लूड करना है। प्लस हमको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिविडेंड अमाउंट है उसको क्लियर करने से पहले हमको उसमें से क्या करना है? जो भी टैक्स का अमाउंट है उसे भी उसमें से क्या कर देना है? डिडक्ट कर देना है। तो ये सारे अमाउंट जब डिडक्ट हो जाते हैं, मीन्स कहाँ से शुरू हुआ था? डेप्रिसिएशन से शुरू हुआ था।
डेप्रिसिएशन का अमाउंट लेस करते हैं, प्लस उससे पहले का कोई डेप्रिसिएशन अमाउंट बचा है उसे भी उसमें से क्या क्या करते हैं, लेस करते हैं। फिर उसके बाद जो भी प्रीवियस लॉस हैं वो सारे लॉसेस उसमें से क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट है या कैपिटल लॉस है तो उस कंडीशन को टोटली उसमें से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। वो ये अभी हम जो जिसका कैलकुलेशन कर रहे हैं वो कैसा है, रेवेन्यू प्रॉफिट है, जबकि जो कैपिटल से रिलेटेड प्रॉफिट या कैपिटल से रिलेटेड एक्सपेंस है वो इसमें बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होते। तो अगर इसमें शामिल है तो इन दोनों चीज़ों को उसमें से टोटली क्या करना, हटा देना। फिर जो अमाउंट आए उसमें से जो अमाउंट आपका रिज़र्व में ट्रांसफ़र होता है, और जितने भी तरह के रिज़र्व हैं और जितना परसेंट हर एक रिज़र्व में जाना चाहिए या फ़ंड में ट्रांसफ़र होना चाहिए, वो पूरा अमाउंट डिडक्ट करने के बाद में सारे फ़ंड में उतना अमाउंट ट्रांसफ़र करने के बाद फिर जो अमाउंट बचता है उसमें से भी और भी किसी तरह की कोई दूसरी कंडीशन अप्लाई है और आपको लगता है कि ये उससे रिलेटेड नहीं है, तो उन चीज़ों को भी उसमें से हटाने के बाद प्लस उसमें से टैक्स के अमाउंट को भी डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आपका बचता है, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन के थ्रू जो आपको अमाउंट मिलता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जनरली डिविडेंड कहते हैं। तो ये अमाउंट आपका क्या हो गया, डिविडेंड का अमाउंट हो गया। मींस ये सारी चीज़ें डिडक्ट करने से पहले ये क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट था। इसमें से जैसे जैसे आप सारी चीज़ें हटाते गए तो लास्ट में जो आपको अमाउंट मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, डिविडेंड अमाउंट कहेंगे। ये डिविडेंड अमाउंट प्रॉपर सारे एक्सपेंस सारी कंडीशन हटाने के बाद आपका एक्चुअल क्या है, प्रॉफिट का वो अमाउंट है जिसे आप डिवाइड करके क्या कर सकते हैं, जितने भी शेयर होल्डर हैं उनको एज अ डिविडेंड क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसमें भी कई तरह की कंडीशन होती हैं, जैसे कि जो डिविडेंड से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन है उनको ध्यान में रखना कि इसमें कैपिटल से रिलेटेड किसी भी तरह की कंडीशन अप्लाई नहीं होनी चाहिए, फिर से एक बार ध्यान रखना। प्लस स्टेबिलिटी बनाए रखना, कंटिन्यूटी बनाए रखना, और जो शेयर होल्डर है उनसे कंटिन्यूशन में जुड़े रहना। मीन्स उनको ये लगना चाहिए कि अगर हमने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो हमको इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो डिविडेंड का अमाउंट है वो इस तरह से होना चाहिए जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। अब सेक्शन 123 के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड का पेमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए, तो इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। पहला तो करंट ईयर के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, दूसरा होता है जो प्रीवियस ईयर है उसके जो भी प्रॉफिट या दूसरे कंडीशंस हैं उसको डिडक्ट करने के बाद की में डिविडेंड के अमाउंट की कंडीशन, और थर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या करना, अप्लाई करना। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कई बार क्या करती है, गारंटी देती है कि जो भी डिविडेंड का अमाउंट है अगर कम भी पड़ता है, मींस लॉस की कंडीशन भी होता है, तो उस कंडीशन में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको पेमेंट किसके थ्रू होगा, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके थ्रू या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू, डिपेंड करता है कि कंपनी किस लेवल की है। तो इस तरह की कंडीशन क्या होती है, अलग अलग उसमें डिपेंड करती है। अब इसमें सबसे पहले हम समझेंगे किससे, जो करंट ईयर की प्रॉफिट है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किया सेम वही कंडीशन, ये सेक्शन 205 के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट डिडक्ट करेंगे, फिर जितने भी प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं उनको डिडक्ट करेंगे, उसमें से जो बकाया डेप्रिसिएशन है उससे रिलेटेड भी कंडीशन को उसमें से डिडक्ट करेंगे, फिर बाकी बचे अमाउंट में से जो रिज़र्व से रिलेटेड कंडीशन है उसको डिडक्ट करेंगे, टैक्स अमाउंट और भी दूसरे अगर कोई चीज़ इंक्लूडेड है या कैपिटल से रिलेटेड कंडीशन इंक्लूडेड है तो सबको डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम एज अ डिविडेंड क्या करेंगे, करेंट ईयर के लोगों को डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका पास्ट रिज़र्व। पास्ट रिज़र्व मीन्स जो भी मान लो पिछले साल के जो रिज़र्व वगैरह हैं उसमें से भी आप अमाउंट क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर रिज़र्व में से अमाउंट डिसाइड कर रहे हैं एज अ डिविडेंड पे कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप देखेंगे कि पिछले 3 सालों के अकॉर्डिंग आपने कितना डिविडेंड लोगों में पे किया था, उसके अकॉर्डिंग वहाँ से अमाउंट निकाल के आप लोगों में क्या करेंगे, पे करने का पूरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। प्लस थर्ड जो है
है गवर्नमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कंडीशन क्या होती है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो भी कंडीशन है उसमें शेयर होल्डर, खासकर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको ये बेनिफिट रहता है कि उनको क्या होगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस, किसी भी कंडीशन में उनको पेमेंट कंपलसरी होगा। और जब गवर्नमेंट इस तरह की कंडीशन में सपोर्ट करती है तो जनरली ये पेमेंट किसके थ्रू होता है, गवर्नमेंट के थ्रू होता है, कंपनी के थ्रू नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अब डिविडेंड का मेन डिक्लेरेशन किस कंडीशन में होता है, जो डिविडेंड है उसका डिक्लेरेशन करने के भी अलग अलग कंडीशन है और इसमें भी हमको रूल्स और रेगुलेशन को ध्यान में रखना पड़ता है। मींस जब हम डिविडेंड के बारे में डिक्लेरेशन करते हैं तो जनरली ये कब करते हैं, जो नॉर्मल आपकी एनुअल मीटिंग होती है उसमें करते हैं और उसमें शेयर होल्डर को इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। शेयर होल्डर उसको सही मान के लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शन 123(1) है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, जो भी डिविडेंड का अमाउंट है उसको पे करने के लिए उसे बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। यानी जिस दिन आपने डिसाइड किया है उसके 5 दिन के अंदर ये अमाउंट आपका कहाँ चले जाना चाहिए, बैंक में चला जाना चाहिए। प्लस जो भी डिविडेंड है हमेशा किस में पे होगा, आपका कैश में ही पे होगा और किसी मोड में ये पे नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर आपने जो अनपेड डिविडेंड है उससे रिलेटेड अगर कंडीशन 30 दिन के अंदर मान लो इसका पेमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, 30 दिन के कंप्लीट होने के बाद 7 दिन के अंदर आप क्या करेंगे, जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है उससे रिलेटेड क्या करेंगे, एक स्पेशल डिविडेंड अकाउंट क्रिएट करके उसके थ्रू इस अमाउंट का क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अब मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद सामने वाले के थ्रू उसका को रिसीव नहीं किया जाता तो उस कंडीशन में आप कितने साल वेट करेंगे, 7 साल वेट करेंगे। 7 साल तक भी अगर वो अमाउंट नहीं लिया जाता तो आप वापस उसे किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में वापस उसको रिटर्न कर सकते हैं। प्लस जो भी डिविडेंड का अमाउंट है वो कितने दिन में, 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। नहीं होने पर उससे रिलेटेड अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। मींस जैसे पर डे आपका 1000 रुपीज़ का चार्ज होता है, प्लस फिर भी सारी कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती है तो ये जो सज़ा है वो कंटिन्यूशन में इंक्रीज़ होते जाती है। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना। उसके बाद जो भी कंडीशन है क्लियर करना किससे रिलेटेड, कि जो भी अमाउंट है डिविडेंड का वो किस तरह की कंडीशन है और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई सपोर्ट होता है तो उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देना। प्लस जो अमाउंट है उसको किस तरह से डिडक्ट करेंगे और किस तरह से सारा प्रोसीजर होने के बाद डिविडेंड का अमाउंट किस तरह से डिसाइड हुआ है, हर एक चीज़ की प्रॉपर हर एक कंडीशन को आपको क्या करना है, क्लियर करना है। वैसे ही जिनको डिविडेंड का पेमेंट करना है उससे रिलेटेड डिविडेंड लिस्ट आपको तैयार करनी है। उसमें आपका क्या होना चाहिए, जो शेयर होल्डर है उनका नाम, पता और भी सारी डिटेल उसमें रहनी चाहिए। प्लस उनका कितना शेयर था और उनके थ्रू कितना अमाउंट पे किया गया, उसके अकॉर्डिंग उनका डिविडेंड का अमाउंट कितना है, टैक्स का जो डिडक्शन कर रहे हैं वो कितना है, हर एक चीज़ उसमें डिटेल में होनी चाहिए। और उसके थ्रू फिर वो बैंक से क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट को रिसीव कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो कंडीशन रहती है उसमें आप जो ऑडिटर है उसका क्या रोल रहता है। ऑडिटर का मेन रोल रहता है कि वो क्या करें, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सही तरह से एनालिसिस करे, जो लिस्ट बनाई गई है शेयर होल्डर्स की उनका सही तरीके से एनालिसिस करे, प्लस डिविडेंड के अमाउंट का कैलकुलेशन करके सारी चीज़ों को कंफर्म करे कि जो भी अमाउंट डिविडेंड का क्लियर किया गया है वो सही है कि नहीं है। प्लस जो आपका अमाउंट बैंक में ट्रांसफ़र हुआ है किससे रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड, दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस तो नहीं है। फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड की कंडीशन क्या है, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया गया है और उसे बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटी साइड है उसमें दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है। प्लस अनपेड डिविडेंड की कंडीशन का भी इसी तरह एनालिसिस करना और देखना कि सेक्शन 205 का
पूरा यूज़ यानी सही तरीके से उसको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। हर एक चीज़ का एनालिसिस करना किसका मेन ड्यूटी होता है, जो ऑडिटर है उसका मेन ड्यूटी होता है। उसके अकॉर्डिंग फिर कंफर्मेशन देना कि जो डिविडेंड का सारा प्रोसीजर है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटरिम डिविडेंड मीन्स अंतरिम लाभांश। इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है, जनरली जो डिविडेंड होता है, अभी तक हमने डिविडेंड का के बारे में समझा। डिविडेंड क्या होता है, पर्टिकुलर जो हम ईयर के एंड में पे करते हैं। मीन्स ईयर एंड में जो हमको प्रॉफिट होता है उसमें से जो अमाउंट हम क्या करते हैं, सामने वाले को यानी जो शेयर होल्डर है उनको पे करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है इसमें कंडीशन क्या रहती है कि इसका जो अनाउंसमेंट होता है वो कब होता है, साल के बीच में होता है। साल के बीच में क्यों होता है, जब जो कंपनी का ओनर है या जो कंपनी है उसको लगता है कि इस साल उसको प्रॉफिट या बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, जितना उससे सोचा था उससे ज़्यादा ही उसको शुरू में ही उसका प्रॉफिट हो गया और कंटिन्यूशन में साल भर भी उसको इतना बेनिफिट मिलेगा कि साल के आखिरी में फिर से वो डिविडेंड आसानी से पे कर सकता है। तो उस कंडीशन में जब वो साल के बीच में क्या करता है, किसी तरह के डिविडेंड अमाउंट के बारे में अनाउंसमेंट करता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। इसमें क्या करते हैं, जो भी एसेट्स हैं उनका वैल्यूएशन किया जाता है और जो भी आगे होने वाले लॉसेस हैं उनका भी प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है और उसके बाद कंफर्म किया जाता है कि जो लॉसेस हैं और जो एसेट से रिलेटेड कंडीशन है सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद भी हम आसानी से डिविडेंड जो है ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पे कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। मीन्स इसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट रहता है वो कैसा रहता है, इसे भी सेम वैसी जैसे बाकी डिविडेंड पे होते हैं, कैश में पे होता है, सारी कंडीशन वही रहती है। बस ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि वो हर साल डिविडेंड का अमाउंट डिसाइड करते हैं, जबकि इसमें हमको पहले से कंफर्म होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, हमारी वर्किंग कैपिटल की कंडीशन अच्छी रहेगी, बाकी सारे कंडीशन भी हम आसानी से कवर कर लेंगे। तो साल के बीच में ही डिविडेंड के अमाउंट को क्या किया जाता है, लोगों के बीच में बांटना शुरू कर दिया जाता है। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड। तो इस तरह से ये क्या है, डिविडेंड की अलग अलग कंडीशन कि किस तरह से प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट का एनालिसिस करते हैं, लास्ट में डिविडेंड के अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं और पर्टिकुलर उनके अलग अलग लोगों तक पहुंचाने का मेथड क्या होता है। तो ये आपका क्या था, डिविडेंड। थैंक यू।